अस्सलामुअलैकुम। मैं बीएस क्लिनिकल साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और आज का मेरा स्पोर्ट एंड एक्सरसाइज साइकोलॉजी का टॉपिक है लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। व्हाट इज़ लीडरशिप? लीडरशिप इज़ अ सेट ऑफ बिहेवियर यूज्ड टू हेल्प पीपल अलाइन देयर कलेक्टिव डायरेक्शन टू एग्जीक्यूट स्ट्रेटजीज प्लान्स एंड टू कंटिन्यूली रिन्यू एन ऑर्गेनाइजेशन। लीडरशिप जो होती है वो सेट ऑफ बिहेवियर होती है लोगों में कि लोग किस तरह से अपने आप को अलाइन करते हैं कलेक्टिव डायरेक्शन में और अपनी स्ट्रेटजीज प्लान्स को किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं और किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को रिन्यू करते हैं। आगे से इसकी अप्रोचेज़ आ जाती हैं, ट्रेट अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच, इंटरेक्शनल अप्रोच। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस आ जाता है लीडर और मैनेजर में। अब लीडर कौन होता है और मैनेजर कौन होता है? अ लीडर इज़ अ पर्सन हु लीड पार्टिकुलर टर्म एंड इन्फ्लुएंस इट टीम्स मेंबर टू परफॉर्म वेल एंड अचीव द गोल। जो लीडर होता है वो एक पर्सन होता है जो कि एक ही पार्टिकुलर टर्म को लीड करता है और अपने टीम मेंबर को इन्फ्लुएंस करता है कि वो किस तरह से वेल परफॉर्म कर सकते हैं और किस तरह से गोल को अचीव कर सकते हैं। अ लीडर एग्जिबिट स्ट्रेटेजिक व्यू, टीम मैनेजमेंट, ओपन माइंड एंड प्रमोट इनोवेशन। ये एक स्ट्रेटेजिक व्यू एग्जिबिट करते हैं, टीम मैनेजमेंट करते हैं, ओपन माइंड एंड प्रमोट इनोवेशन और इनोवेशन को प्रमोट करते हैं। लीडर प्रोसेस आर ट्रांसफॉर्मेशन एज दे डेवलप विजन एंड फाइंड अ वे फॉरवर्ड टू अचीव द गोल। जो लीडर्स होते हैं वो एक विजन को डेवलप करते हैं और रास्ते ढूंढते हैं किस तरह से हम गोल अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैनेजर। जो मैनेजर होता है इज़ अ पर्सन हु मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट बाय प्लानिंग, गिविंग डायरेक्शन एंड कंट्रोल। जो मैनेजर होता है वो पर्सन होता है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है या प्रोजेक्ट को मैनेज करता है बाय प्लानिंग। किस तरह से? प्लानिंग के ज़रिए, गिविंग डायरेक्शन एंड कंट्रोल, डायरेक्शन दिखाने के ज़रिए और कंट्रोल के ज़रिए। अ मैनेजर ओवरसीज ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स मैनेजमेंट स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड कंफर्मिटी। अब उन्होंने कहा जो मैनेजर होता है ना वो जो है देखता है ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स को, मैनेजमेंट स्किल को और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को और उसको कंफर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैनेजर प्रोसेस आर ट्रांजैक्शनल एज दे डेलीगेट टास्क मीट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास इसके अप्रोचेज आ जाती है। सबसे पहले ट्रेट अप्रोच। द ट्रेट थ्योरी इज़ वेरी सिमिलर टू ग्रेटमैन थ्योरी। जो ट्रेट थ्योरी है वो सिमिलर है ग्रेटमैन थ्योरी के। अब इसमें उन्होंने बताया हुआ है इट इज़ फाउंड ऑन करेक्टरिस्टिक टू डिफरेंट लीडर्स बोथ सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल वन। अब इन्होंने बताया हुआ है कि इसमें जो करैक्टरिस्टिक होती हैं लीडर्स की वो बताई जाती हैं। हर किस्म के लीडर की सक्सेसफुल भी होंगे, अनसक्सेसफुल भी होंगे। द थ्योरी यूज्ड टू प्रेडिक्ट इफेक्टिव लीडरशिप। ये जो थ्योरी है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लीडरशिप इफेक्टिव होती है, अच्छी लीडरशिप को प्रिडिक्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लीडर हैव वैरायटी ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट। हर लीडर की डिफरेंट किस्म की पर्सनैलिटी ट्रेट होती है, एक स्पेसिफिक ट्रेट नहीं होती हर लीडर में सक्सेसफुल होने के लिए। बिहेवियरल अप्रोच आ जाती है। नेक्स्ट वन इज़ बिहेवियरल अप्रोच। इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि आप फोकस करते हैं स्पेसिफिक बिहेवियर पर और एक्शन ऑफ लीडर के एक्शन पर। हम इसमें ट्रेट और करैक्टरिस्टिक को नहीं देखते। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सिचुएशनल अप्रोच। इसमें आप सिचुएशन के मुताबिक लीडर को देखते हैं और ये जो है थ्योरी ये कॉन्टिजेंसी थ्योरी से रिलेट करती है और हमें बताती है कि लीडरशिप स्टाइल क्या है दूसरों पे। इसका नाम जैसे कि बताता है कि जो थ्योरी है लीडरशिप डिपेंड द सिचुएशन एट हैंड। सिचुएशन के मुताबिक बताते हैं कि लीडरशिप क्या है। इंटरेक्शनल अप्रोच। अ रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर फोकस ऑन डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग गुड। जो एक रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर होता है ना वो फोकस करता है डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अब वो कह रहे हैं कि जो रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर होता है ना वो फोकस करता है डेवलपमेंट और डेवलपिंग और मेंटेनिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कायम करता है और उसे मेंटेन करता है। अ टास्क ओरिएंटेड लीडर फोकस ऑन सेटिंग गोल्स एंड गेटिंग द जॉब। अब जो टास्क ओरिएंटेड लीडर होता है ना वो सेट करता है अपने गोल्स को और जॉब फाइंड आउट करता है, ढूंढता भी और उसे मिल भी जाती है। द इफेक्टिवनेस ऑफ एन इंडिविजुअल लीडरशिप स्टाइल स्टेम फ्रॉम मैचिंग द स्टाइल टू द सिचुएशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्पोर्ट ओरिएंटेड इंटरेक्शनल अप्रोच टू लीडरशिप। इसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि
दो तरह के लीडरशिप के मॉडल हैं, कॉग्निटिव मेडिएशनल मॉडल ऑफ लीडरशिप और मल्टी डायमेंशनल मॉडल ऑफ स्पोर्ट लीडरशिप। अब उन्होंने ये बताया हुआ है कि फ्रॉम द प्रीसीडिंग कमेंट इट इज़ अपेरेंट दैट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन बोथ पीपल एंड इन्वायरमेंट और सिचुएशनल फैक्टर इज डेवलपिंग मॉडल्स ऑफ लीडरशिप इज़ नेसेसरी। अब वो ये कह रहे हैं कि मॉडल ऑफ लीडरशिप में दोनों इन्वायरमेंट और पीपल दोनों इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कोग्निटिव मेडिएशनल मॉडल ऑफ लीडरशिप। इसमें उन्होंने ये कहा है कि कोच बिहेवियर जो होता है ना, वो एथलीट की परसेप्शन और कोच बिहेवियर एथलीट कोच, एक तो कोच बिहेवियर होता है, दूसरा एथलीट किस तरह से उसे परसीव कर रहा है और किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है उसके रिएक्शन, उसके बिहेवियर, कोच के बिहेवियर को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मल्टी डायमेंशनल मॉडल ऑफ स्पोर्ट लीडरशिप। सबसे पहले इसमें आ जाता है सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड वन लीडर कैरेक्टरिस्टिक, थर्ड वन member characteristic, fourth one required behavior, fifth one actual behavior, sixth one preferred behavior and the last one is performance and satisfaction। ये सब पॉइंट्स आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है टाइप्स लीडर बिहेवियर की। अब इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो टाइप्स है ना वो चार है। सबसे पहले रिक्वायर्ड लीडर बिहेवियर। इन मैनी सिचुएशन द ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम itself dictate behavior and people are expected to conform to established norms। अब इसमें ये बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम होती है ना, वो खुद डिक्टेट करती है लोगों के बिहेवियर को और अपने नॉर्म्स को एस्टेब्लिश करती है। ये होते हैं रिक्वायर्ड लीडर बिहेवियर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं प्रेफर्ड लीडर बिहेवियर। Group members have preferences for specific leader behavior, personality variable as well as age, gender, experience, influence a member's preference for coaching and guidance, social support and feedbacks। ठीक है, अब इसमें हमारे पास आ जाती है पर्सनैलिटी वेरिएबल। इसमें होता है एज होती है, जेंडर होते हैं, एक्सपीरियंस होता है, सोशल सपोर्ट होती है, गाइडेंस होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्चुअल लीडर बिहेवियर। अब जो एक्चुअल लीडर बिहेवियर है वो बिहेवियर को आइडेंटिफाई करता है और एग्जिबिट लीडर के बिहेवियर को आइडेंटिफाई करता है और जिस तरह से लीडर उसको एग्जिबिट करता है और स्ट्रक्चर बनाता है, ये एक्चुअल लीडर बिहेवियर होता है। लीडर इज द परसुएट ऑफ एक्सीलेंस। अब उन्होंने कहा जो लीडरशिप होती है एसोसिएटेड विद द परसुएट ऑफ एक्सीलेंस, ये एक्सीलेंस से रिलेट करती है वेदर दैट एक्सीलेंस इज़ इन स्पोर्ट, बिजनेस, आर्ट और गवर्नमेंट। एक्सीलेंस हो चाहे स्पोर्ट में, बिजनेस में, आर्ट में या गवर्नमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाते हैं लीडरशिप स्केल फॉर स्पोर्ट। द लीडरशिप स्केल फॉर स्पोर्ट वाज डेवलप्ड टू मेजर लीडरशिप बिहेवियर इंक्लूडेड द एथलीट प्रेफरेंसेस फॉर स्पेसिफिक बिहेवियर, एथलीट परसेप्शंस for specific behavior, athlete perception of their coaches and perception of their behavior। अब उन्होंने कहा है कि लीडरशिप स्केल फॉर स्पोर्ट में जो होता है ना, एक स्पेसिफिक बिहेवियर देखा जाता है, उसमें एथलीट्स परसेप्शन फॉर स्पेसिफिक बिहेवियर, एथलीट की परसेप्शन देखी जाती है एक स्पेसिफिक बिहेवियर की तरफ, दूसरी जानिब एथलीट की परसेप्शन देखी जाती है कोच की तरफ और उनके अपने बिहेवियर के ऊपर, वो कैसे किस तरह से स्पेसिफिक बिहेवियर को परसीव करते हैं, कोच के बिहेवियर को परसीव करते हैं और अपने बिहेवियर को परसीव करते हैं। द US हैज़ 5 डायमेंशन: ट्रेनिंग, डेमोक्रेटिक बिहेवियर, ऑटोक्रेटिक बिहेवियर, सोशल सपोर्ट, पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, एंटीसीडेंट्स ऑफ लीडरशिप: एज एंड मैच्योरिटी, जेंडर, नेशनैलिटी, टाइप ऑफ स्पोर्ट, साइकोलॉजिस्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ लीडरशिप। सबसे पहली है सेटिस्फैक्शन, आपको कितनी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है। कोहेशन, आप कितने ज़्यादा कोहेसिव हैं। परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। इंटरेस्टिंग मोटिवेशन, अंदर की मोटिवेशन कितनी है। 4 कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। देयर आर 4 कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप: लीडर क्वालिटीज़, लीडरशिप स्टाइल, फॉलोअर क्वालिटीज़, सिचुएशनल फैक्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन होती है वो क्या होती है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन है द एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन की एक्सचेंजिंग चाहे वो बोलने में हो, लिखने में हो या अदर मीडियम में हो, वो कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, इन स्पोर्ट्स रोल ऑफ कम्युनिकेशन। अब स्पोर्ट में क्या रोल है कम्युनिकेशन का।
स्पोर्ट में जो कम्युनिकेशन है ना वो एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एलिमेंट है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो एक्सरसाइज लीडर होते हैं वो अपने इंडिविजुअल को किस तरह से कन्विंस करते हैं एक्सरसाइज में इंगेज करने के लिए। उसके बाद उन्होंने बताया ये जॉन थॉमसन की थ्योरी, जॉन थॉमसन के कोट, उसमें उन्होंने कहा हुआ यू कैन कम्युनिकेट विदाउट मोटिवेशन। आप कम्युनिकेट कर सकते हैं मोटिवेशन के बगैर, बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू मोटिवेट विदाउट कम्युनिकेटिंग। लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि आप मोटिवेट करें किसी को कम्युनिकेशन के बगैर। आगे उसके बाद उन्होंने बताया हुआ कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब उन्होंने इसमें 5 पॉइंट्स दिए हैं। सबसे पहला पॉइंट है डिसीजन टू सेंड अ मैसेज अबाउट समथिंग। आप किसी को मैसेज सेंड करने के डिसीजन करते हैं, इनकोड करते हैं मैसेज को। उसके बाद चैनल थ्रू विच द मैसेज इज़ ट्रांसमिटेड टू रिसीवर। एक चैनल होता है जिसके ज़रिए मैसेज रिसीव होता है, रिसीवर को दिया जाता है। उसके बाद उन्होंने ये बताया हुआ है कि डिकोड करते हैं आप वो जो रिसीवर है, फिर उस मैसेज को पहले हम लोग इनकोड करेंगे, जो रिसीवर होगा वो डिकोड करेगा, मतलब हम सेंडर होंगे और कोई और रिसीवर होगा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज़ इंटरनल रिस्पॉन्स बाय द रिसीवर। अब अंदर का जो रिस्पॉन्स है रिसीवर का वो बताया जाएगा, नज़र आएगा, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन। पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन वेराई करता है। टाइप्स जो हैं कम्युनिकेशन की दो हैं, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल क्या होती है? इट इंक्लूड टू पीपल विद मीनिंगफुल एक्सचेंज। नॉन वर्बल, इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरपर्सनल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है वो इंटरपर्सनल की टाइप है। उसके बाद क्रिटिकल टू इम्पार्टिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन। अब ये क्रिटिकल होती है, किसी से इंफॉर्मेशन लेना या उसको इंफॉर्मेशन पहुंचाना, ये क्रिटिकल होती है, वो इन्फॉर्मेशन क्रिटिकल होती है, ठीक है। उसके बाद इट इंक्लूड टू पीपल विद मीनिंगफुल एक्सचेंज, ठीक है। दो लोगों के दरमियान एक मीनिंगफुल एक्सचेंज ऑफ टॉकिंग और कम्युनिकेशन, ये होती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेशन वी हैव विद अवर सेल्फ, जो हमारी अपने आप से बातें होती हैं ना, सेल्फ टॉक जिसे हम कहते हैं, वो होती है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इसमें आ जाते हैं इंटरनल डायलॉग्स। और जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होती है ना वो हमारी मोटिवेशन को अफेक्ट करती है और हमारे बिहेवियर को भी अफेक्ट करती है। नेक्स्ट आ जाता है सेंडिंग मैसेज इफेक्टिवली। Effective communication is often the difference between success and failure for teachers, coaches and exercise leader। अब वो कह रहे हैं effective communication जो है ना वो difference पैदा करता है एक सक्सेस और फेलर में, टीचर्स के, कोचेस के, एक्सरसाइज लीडर्स के। उसके बाद उन्होंने कहा है कि दस वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू सेंड अफेक्टिव मैसेज बोथ वर्बली एंड नॉन वर्बली। इसलिए हमें पता होना चाहिए, हमें इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि ये जो मैसेज है ये किस तरह से अफेक्टिव होगा, वर्बली भी और नॉन वर्बली भी। उसके बाद वर्बल और नॉन वर्बल मैसेज का डिफरेंस बताया। वर्बल मैसेजेस वो मैसेजेस होते हैं जो हम लोग किसी को लिख के या बोलकर सेंड करते हैं। वर्बल मैसेजेस शुड बी सेंड क्लियरली एंड रिसीव्ड एंड इंटरप्रेटेड करेक्टली। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द इम्पैक्ट ऑफ मैसेज विल हिंज ऑन हु इज़ रिसीविंग इट एंड व्हाट दे आर विलिंग टू टेक इन एट द टाइम। ये जो मैसेज का जो इम्पैक्ट होता है ना वो जो रिसीव कर रहा होता है उस मैसेज को उस पर होता है, और जो वो मैसेज दे रहा होता है, मतलब जो विलिंग होता है उस मैसेज को दे रहा होता है, उन दोनों पर इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नॉन वर्बल मैसेज। नॉन वर्बल मैसेज जो होते हैं ना बेसिकली गेस्चर्स होते हैं, बॉडी पोजीशन होती है, फिजिकल अपीयरेंस होती है, टचिंग होते हैं, पोस्चर होता है, फेशियल एक्सप्रेशन होता है। अब इसमें ये होता है कि कभी कभार प्लेग्राउंड में कोई एथलीट है, वो खेल रहा है तो वो मतलब कोई इशारा कर देता है, हाथ पे हाथ जो है अपना फेस पे रख लेता है, ये कोई इशारा करता है, तो ये नॉन वर्बल मैसेजेस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गाइडिंग और सेंडिंग मैसेजेस। आपने किस तरह से मैसेज को सेंड करना है, ठीक है। बी डायरेक्ट होना है, ऑन योर मैसेजेस, अपने मैसेजेस को ऑन करना है। बी कंप्लीट है, स्पेसिफिक रहना है और कंप्लीट रहना है। बी क्लियर एंड कंसिस्टेंट, क्लियर होना है और कंसिस्टेंट होना है। स्टेट योर नीड्स एंड फीलिंग्स क्लियरली, अपनी जो फीलिंग्स और अपनी नीड है उनको सही तरह से बताना है। सेपरेट फैक्ट फ्रॉम ओपिनियन, ओपिनियन में से फैक्ट्स को सेपरेट ही रखना है। फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम, एक वक्त पे एक चीज़ पर फोकस करना है। डिलीवर मैसेजेस इमिडिएटली,
जल्दी से मैसेज डिलीवर करना है। मेक श्योर योर मैसेज डज नॉट कंटेन अ हिडन एजेंडा। ये आपने श्योरिटी रखनी है कि आपका जो मैसेज है वो हिडन एजेंडा नहीं है। बी सपोर्टिव होना चाहिए आपका मैसेज। रिसीविंग मैसेज इफेक्टिवली, किस तरह से आप अपने मैसेज को इफेक्टिवली रिसीव कर सकते हैं। इट इज़ नॉट वट यू टेल दैम, इट इज़ वट दे हेयर। ये नहीं है कि आप उन्हें जो बता रहे हैं ये चीज़ है कि वो क्या सुन रहे हैं। इसमें ये आ जाता है एक्टिव लिसनिंग, अच्छी तरह सुनना, सपोर्टिव लिसनिंग, अवेयर लिसनिंग। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिकॉग्नाइजिंग ब्रेकडाउन इन कम्युनिकेशन। इसमें 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, सेंडर फेलर, रिसीवर फेलर। ठीक है, कम्युनिकेशन इफेक्टिवली रिक्वायर्ड स्किल एंड एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ बोथ ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड। When breakdowns occur, they usually result from either sender receiver failure। अब वो ये कह रहे हैं कि जो ब्रेकडाउन होता है ना कम्युनिकेशन में, वो या तो सेंडर फेलर की वजह से होता है या रिसीवर फेलर की वजह से होता है। अब सेंडर फेलर की वजह से किस तरह से होता है वो देख लेते हैं। सेंडर में ट्रांसमिट आ मैसेज पोअरली, जो सेंडर है वो अपना मैसेज बहुत बुरे तरीके से किसी तक पहुंचाता है। और जो रिसीवर फेलर में ये होता है कि इनफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड। अब वो ये कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन इनफेक्टिवनेस जो होती है कम्युनिकेशन में वो डबल एज स्वॉर्ड होती है। उसके बाद रिसीवर एज वेल एज सेंडर कैन कंट्रीब्यूट टू मिसकम्युनिकेशन, दोनों में मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, सेंडर में भी और रिसीवर में भी। आगे हमारे पास आ जाते हैं इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन। आपने किस तरह से इम्प्रूव करनी कम्युनिकेशन को। एवरीवन द टीम मस्ट बी रिसेप्टिव टू ओपिनियन ऑफ अदर, कि जो टीम है वो रिसीव करे दूसरों के ओपिनियंस को अच्छी तरह से। बी कंस्ट्रक्टिव नॉट डिस्ट्रक्टिव, आप कंस्ट्रक्टिव हो, डिस्ट्रक्टिव ना हो। वट एवर इज़ डिस्कस्ड इन द मीटिंग स्टेज देयर, जो बात हो रही हो ना मीटिंग में, आपने रहना वहीं है, वहाँ से उठ के नहीं जाना। एवरीवन विल हैव अ चांस टू स्पीक, हर किसी को बोलने का मौका देना चाहिए।